हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए, आप लोगों को जानकारी भी होगी क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समस्त संसार के जीवों में पाया जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी हायर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, जीव होते हैं, उच्च श्रेणी के सभी जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन प्राणियों में होता है वो दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। देखिए, मेल और फीमेल जहाँ पर जिन जीवों में मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, ज़्यादातर जितने भी हायर एनिमल्स हैं या हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, उच्च श्रेणी के जितने भी जीवधारी हैं, उन सभी में नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम यूनिसेक्सुअल या डायोसियस कहते हैं, अर्थात एक लिंगी प्राणी होते हैं ये, जिसमें नर अलग और मादा अलग होता है। देखिए, नर में मियोसिस के फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन होता है और मादा में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, मादा की जनन कोशिकाओं में और नर की जनन कोशिकाओं में। तो नर की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्म बनते हैं, जिनको हम शुक्राणु कहते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो मात्र कोशिका की यानी मदर सेल से हाफ होती है, जस्ट हाफ होती है। ऐसे ही फीमेल में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ओवम या अंडाणु बनते हैं। ये भी हैप्लॉइड होते हैं और ये अंडाणु और शुक्राणु यानी स्पर्म और ओवम दोनों जुड़कर फ्यूज होकर ये जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, क्योंकि इसमें n स्पर्म में यानी हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम मिलकर यानी n और n मिलकर 2n जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और युग्मनज से एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो यानी भ्रूण बनता है और भ्रूण से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है, नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है। तो नया जीव इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा यानी कि लैंगिक जनन द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाता है। अब आता है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो प्रकार हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं एम्फीगोनी, और दूसरा प्रकार है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस आप लोगों ने प्लांट्स में भी जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसमें भी पढ़ा था, लेकिन एनिमल्स में भी पार्थोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन पाया जाता है। देखिए, एम्फीगोनी में एक या तो कोई एक पेरेंट, समझ लीजिए इसको, या तो कोई एक जनक से मेल और फीमेल गैमीट बने, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट एक ही जनक से बनते हैं, एक ही पेरेंट से बनते हैं, नरयुग्मक, जिन्हें हम नरयुग्मक और मादा युग्मक कहते हैं। अगर एक से ही बनते हैं और ये फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं और इनसे नया जीव बनता है। एक तो कंडीशन ये होती है, और जहां एक ही जीव में ये मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं?
बाइसेक्सुअल, या तो इसको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे यानी कि द्विलिंगी प्राणी कहेंगे। ये कैसे होते हैं? द्विलिंगी। और द्विलिंगी को दूसरा टर्म क्या कहा जाता है? हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट भी इसी को कहते हैं, बाइसेक्सुअल को। और इसको मोनोसियस भी कहा जाता है। तो ये तीनों जो टर्म हैं, बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट या मोनोसियस, ये द्विलिंगी प्राणी होते हैं। और द्विलिंगी प्राणियों के एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं। इनके एग्जाम्पल हैं, अर्थवॉर्म है जिसको हम फेरेटिमा, पोस्थुमा या केंचुआ कहते हैं। अर्थवॉर्म अर्थात केंचुआ। दूसरा है लीच, जिसको हम जोंक कहते हैं। आप लोगों को जानकारी होगी। टीनिया, जिसको हम फीता कृमि कहते हैं, टीनिया सोलियम फीता कृमि। ये हमारे संसार में पाए जाने वाले द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं। इसके बाद फैसियोला है, फैसियोला हिपेटिका, जिसको हम लीवर फ्लूक या यकृत कृमि कह देते हैं। तो ये हमारे द्विलिंगी जीव हैं। इनमें एक ही पेरेंट होगा, तो इनमें मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे और जुड़कर नया जीव बनाएंगे। तो इसको भी हम एम्फिगोनी कहेंगे। और दूसरी कंडीशन, जैसे कि अगर मेल और फीमेल अलग अलग हों, अगर मेल अलग हो और फीमेल अलग होता है, और मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रायो और फिर नया जीव बनता है। तो इस प्रकार की जो सिनगेमी है, क्या है? जो सिनगेमी है, दो डिफरेंट मेल द्वारा हो या एक ही जनक में दो मेल और फीमेल गैमीट बने, या अलग अलग जनकों में मेल गैमीट अलग बनता है और फीमेल गैमीट अलग बनता है, उससे जाइगोट बनता है। तो इस प्रकार दोनों मेल और फीमेल गैमीटों के संलयन से जो जीव बनेगा, उसको हम, इस विधि को हम एम्फिगोनी कहते हैं। और एम्फिगोनी भी दो प्रकार की होती है, इसको हम बता रहे हैं। देखिए, एम्फिगोनी में या तो कोई एक पेरेंट दो अलग अलग प्रकार के गैमीट बनाएगा और फ्यूज होकर नए जीवधारी का निर्माण होगा। दूसरा है कि दो डिफरेंट पेरेंट्स, मेल और फीमेल जो होंगे, वो मेल और फीमेल गैमीट्स बनाएंगे और दोनों फ्यूज होकर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो इन दोनों कंडीशन को, जिनमें इसमें भी युग्मकों का संलयन हो रहा है और इस वाली स्थिति में भी युग्मकों का संलयन हो रहा है, तो इन दोनों स्थितियों को मिलाकर हम सिनगेमी भी कह देते हैं। सिनगेमी का मतलब ही है युग्मक संलयन। जहां युग्मकों का संलयन होता है, इस अवस्था को हम युग्मक संलयन भी कह देते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग कि अब युग्मक संलयन यानी सिनगेमी दो प्रकार की होती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। सिनगेमी दो प्रकार की होगी। पहला होगा एक्सोगेमी। एक्सोगेमी और दूसरा एंडोगेमी। एंडोगेमी और एक्सोगेमी। एक्सोगेमी को हम हिंदी में बहिर्युग्मन कहते हैं और एंडोगेमी को हम अंतःयुग्मन कहते हैं। ये अंतःयुग्मन और बहिर्युग्मन है। ये जो एक्सोगेमी है, ये किन किन में पाई जाती है? जो मलेरिया पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स यानी कि सभी कशेरुकी प्राणी। वर्टिब्रेट्स आप समझते ही हैं
कशेरुकी प्राणी, जिनमें कशेरुकाएं यानी कि हड्डियां पाई जाती हैं, हड्डी वाले प्राणी को हम वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी प्राणी कहते हैं। इनमें क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल जीवधारी अलग अलग होते हैं। मेल में मेल गैमीट बनता है, फीमेल में फीमेल गैमीट बनता है, और ये दोनों जुड़कर जाइगोट बनाते हैं और फिर इससे नया जीव, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस कंडीशन को हम बहिर्युग्मन कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम वाइवक्स में और सभी वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है एंडोगेमी। एंडोगेमी मिलती है देखने को टीनिया में। अभी आप लोगों को बताया जो द्विलिंगी प्राणी होते हैं, टीनिया अर्थात फीता कृमि में देखने को मिलेगी, फैसियोला में, यकृत कृमि या लीवर फ्लूक में लीच, जोंक, केंचुआ, अर्थवॉर्म, इनमें एंडोगेमी देखने को मिलती है। और ऐसे प्राणियों को हम हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं, मोनोसियस भी कह देते हैं और बाइसेक्सुअल एनिमल्स भी कह देते हैं। इनमें क्या होता है, एक ही जीवधारी द्वारा एक ही पेरेंट में नर और मादा एक के अंदर ही बनेंगे, यानी कि मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट एक ही जीवधारी के अंदर बनते हैं और फ्यूज होकर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण इस प्रकार करते हैं, इसको हम एंडोगेमी कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, सिनगेमी में जो युग्मक बनते हैं, शुक्राणु या अंडाणु, तो ये एनाइसोगैमस होते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफर होते हैं। ये जो मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली कैसे होते हैं, डिफर होते हैं, असमान होते हैं, यानी कि आकार में भी डिफर होते हैं और इनकी जो रासायनिक संरचना है वो भी अलग होती है। इसीलिए ऐसे गैमीट्स को हम एनाइसोगैमस कहते हैं। ऐसे गैमीट्स कैसे होंगे, विषम युग्मकी या एनाइसोगेमस। इनको हम विषम युग्मकी या एनाइसोगेमस कह देते हैं। और इस प्रकार के जनन को जहां अलग अलग आकार के मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफर गैमीट्स जब फ्यूज होकर जाइगोट या नए जीव का निर्माण करते हैं, तो इसको हम एनाइसोगेमी कहते हैं, विषम युग्मकता। अब देखिए अगला, तो आगे को चलते हैं। देखिएगा, अब अगला जीव है पैरामीशियम, जो एक कोशिकीय जीव होता है, प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। वो पैरामीशियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, वो कंजुगेशन द्वारा होता है। कंजुगेशन को हम संयुग्मन भी कह देते हैं, हिंदी में इसको संयुग्मन कहते हैं। इसमें दो पैरामीशियम जो जनन करने वाले हैं, शू शेप होता है, आप लोगों ने देखा होगा पैरामीशियम की शेप, शू शेप होता है और इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें तो दो पैरामीशियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और ये अस्थायी रूप से एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जनन करने के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसमें जो छोटा न्यूक्लियस है, जिसको हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, ये मेल गैमीट की तरह व्यवहार करता है, माइक्रो न्यूक्लियस। और ये जो कंजुगेंट हैं, जो जुड़ने वाले हैं, जो दो पैरामीशियम जुड़ते हैं आपस में, इनको हम कंजुगेंट कहते हैं। तो हम अगर हम इसको ये कहें कि दो कंजुगेंट एक साथ आते हैं, दो कंजुगेंट एक साथ आएंगे पैरामीशियम, कंजुगेंट पैरामीशियम होंगे। पैरामीशियम एक दूसरे के पास आते हैं
और इनमें जो दो केंद्रक हैं इसको हम मैक्रोन्यूक्लियस यानी कि गुरु केंद्रक और इसको माइक्रोन्यूक्लियस यानी कि लघु केंद्रक कहते हैं। ये दोनों, ये बड़ा वाला केंद्रक फीमेल गैमीट की तरह व्यवहार करता है, फीमेल गैमीट की तरह, और ये वाला नर केंद्रक की तरह यानी कि मेल न्यूक्लियाई की तरह व्यवहार करता है। तो इसका इनमें दो जो कंजुगेंट पैरामीशिया हैं, इनके दोनों केंद्रकों के बीच आदान प्रदान होता है। इस पैरामीशिया का केंद्रक इस पैरामीशिया में चला जाता है और इसका केंद्रक इधर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि मेल और फीमेल न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करते हैं केंद्रक, और इस प्रकार जो नए पैरामीशिया बनते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि कंजुगेशन द्वारा बनते हैं। अब आता है देखिए अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्थोजेनेसिस। इसको मिटा देते हैं। देखिए अगले प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको कहते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस। इसको हम अनिषेक जनन हिंदी में कहते हैं, अनिषेक जनन। इसमें क्या होता है कि एग को हम आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम रूप से डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए प्रेरित करते हैं। मान लीजिए एग है, इसको बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन बिना निषेचन के आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम रूप से इंड्यूस्ड करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो इससे एग से क्या हो जाता है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो जाता है, अर्थात नए जीव का निर्माण हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म, नया जीव बन जाता है। तो इसको हम पार्थोजेनेसिस कहते हैं। ये अब देखिए पार्थोजेनेसिस समझ में आ गया, अनफर्टिलाइज्ड एग से, यानी कि एग जो होगा इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और इससे नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है। और आर्टिफिशियल, अब आता है आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस। ये दो प्रकार की होगी, एक तो होगी आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से, और दूसरा होता है नेचुरली यानी कि कुछ अपने आप भी हो जाता है ऐसा डेवलपमेंट, और कुछ आर्टिफिशियली भी हो जाता है। ये दोनों प्रकार से हो जाता है। देखिए आर्टिफिशियली में क्या करते हैं, हम एग को, जो एग होगा इसको हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करेंगे, प्रेरित करेंगे, और फिर ये डेवलप होकर नए जीव का निर्माण करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इसका उदाहरण है सी अर्चिन। समुद्री अर्चिन होता है एक प्राणी। सी अर्चिन में अगर हम किस किस का कुछ केमिकल्स हैं जिनका हम अगर ट्रीटमेंट दे दें, जैसे सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम, सोडियम है, पोटेशियम है या मैग्नीशियम है और इसके या कैल्शियम है, अगर हम इन चारों में से किसी का भी क्लोराइड्स से उपचारित करते हैं, इनको किससे ट्रीटमेंट दिया जाता है, उपचारित किससे किया जाता है, या तो सोडियम का क्लोराइड हो, कैल्शियम का क्लोराइड हो, पोटेशियम का क्लोराइड हो या मैग्नीशियम का क्लोराइड हो। अगर हम सी अर्चिन के एग को, अंडे को इनके किसी भी क्लोराइड से उपचारित करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये एग क्या हो जाता है, न्यू
ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, इससे नया जीव बन जाता है। इसको हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ऐसे ही फ्रॉग के अंडे को अगर हम ब्लड स्मीयर वाली, अगर कोई कांच की ट्यूब है, कांच की नली है, ग्लास ट्यूब है, उसको अगर चुभा दिया जाए तो उसका डेवलपमेंट भी हो जाता है। जो फ्रॉग का एग है, फ्रॉग एग है, इसको हम कौन सा ब्लड स्मीयर वाली, ब्लड स्मीयर जानते ही हैं, ब्लड सैंपल को कहते हैं हम, ब्लड स्मीयर वाली गिलास ट्यूब अगर हम उसको पिन कर देते हैं, चुभो देते हैं, तो ये विकसित हो जाता है, विकसित होकर नया फ्रॉग बन जाता है। तो ये भी हम आर्टिफिशियली पार्थेनोजेनेसिस कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। अब आता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। जो प्राकृतिक अनिषेक जनन है वो पाया जाता है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों प्रकार के जीवों में, यानी कि कशेरुकी हड्डी वाले प्राणियों में और अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स बिना हड्डी वाले प्राणियों में, दोनों में ही प्राकृतिक अनिषेक जनन देखने को मिलता है। इनवर्टिब्रेट्स हैं, कुछ एफिड्स हैं, एफिड्स को खून चूसने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उन एफिड्स कहते हैं। इंसेक्ट हैं, कीट हैं, निमेटोड्स हैं, वाटर फ्लीज हैं, स्कॉर्पियन, माइट, बीज, वेस्प आदि में ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनमें नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स हैं, फिश है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स एंड रेयरली इन बर्ड्स, बर्ड्स में बहुत कम देखने को पार्थेनोजेनेसिस मिलती है। इसका एग्जाम्पल है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का हनी बी। एक एग्जाम्पल है हनी बी यानी कि मधुमक्खी में। मधुमक्खी में क्या होता है कि इनका जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, इनका अनफर्टिलाइज्ड एग है, इससे प्राकृतिक रूप से ही इसका डेवलपमेंट होता है और इसके डेवलपमेंट से मेल ड्रोन बनते हैं। जो मधुमक्खी के छत्ते में ड्रोन होते हैं नर, उन जिनको हम ड्रोन कहते हैं, तो नर ड्रोन बन जाते हैं। तो ये एक कैसा है, प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस का उदाहरण है। और इसमें जो एग होता है हैप्लॉइड होता है और मेल भी हैप्लॉइड बनते हैं, तो इसलिए इसको हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस भी कह दिया जाता है। इसको हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। अब अगला है, देखिएगा एफिड्स में दूसरा उदाहरण देखने को मिलता है। एफिड्स में फीमेल की जो oocyte है, फीमेल की oocyte यानी कि अंड जनन कोशिकाएं, जो फीमेल की oocyte होती हैं, अंडे का निर्माण करती हैं, तो इनमें एक स्पेशल टाइप का मियोसिस पाया जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन भी स्पेशल टाइप का होगा। इसमें फीमेल की oocyte से ओवम जो बनेगा और ओवम के साथ पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडीज, तो इसमें ओवम में ही जो मियोसिस होगा तो सारे के सारे गुणसूत्र जितने इसमें होंगे oocyte में, तो सारे गुणसूत्र अगर 2n है तो इसके अंदर भी सारे गुणसूत्र आ जाएंगे ओवम में ही। पोलर बॉडी में कोई भी गुणसूत्र नहीं जाता।
एक भी गुणसूत्र पोलर बॉडीज में नहीं जाता, ओवम में ही आ जाते हैं सारे गुणसूत्र। इसलिए इसको हम एफिड्स में स्पेशल टाइप की मियोसिस कहते हैं। और इससे जो एग उत्पन्न होगा वो भी डिप्लॉयड होगा, और इससे जो भी शिशु बनेंगे इससे फिर ओवम का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये ओवम डेवलपमेंट होकर नया जीव बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। और एक विशेष बात होती है, इससे जितने भी, क्योंकि एग से डेवलपमेंट हो रहा है और मादा के शरीर में ही हो रहा है, तो इससे बनने वाले जितने भी नए जीव होंगे या शिशु होंगे वो सब कैसे होंगे, फीमेल होंगे, मादा होंगे, एक भी नर उत्पन्न नहीं होगा। ये हुई आपकी नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, और इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगला टॉपिक है, यह थोड़ा इससे रिलेटेड टॉपिक है, लार्वल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि लार्वा में गुणन। जो लार्वा बनता है, तो कुछ जीवों में जो लार्वा है वो अपने आप जनन करने लगता है बिना एडल्ट में बदले, यानी कि वो वयस्क अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता और वो स्वयं ही जनन करने लगता है। तो इसको हम लार्वल गुणन या लार्वल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जो लार्वल मल्टीप्लिकेशन है वो देखिए 3 प्रकार का होता है। नियोटेनी चिर भ्रूणता जो सैलामेंडर्स में पाई जाती है। ये एग्जांपल काफी पूछा गया है कि चिर भ्रूणता क्या है या ये किन में पाया जाता है। तो सैलामेंडर में चिर भ्रूणता यानी कि लार्वल मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है, जिसे नियोटेनी भी कहते हैं। इसमें लार्वा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, ये जो लार्वा है, इनका जो लार्वा होता है इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन अंग, ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे और ये जनन करने लगता है, रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, चिर भ्रूणता या नियोटेनी कहते हैं, जो सैलामेंडर में देखने को मिलती है। फिर है दूसरा पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस जो है वो इंसेक्ट्स में यानी कि कीटों में देखने को मिलती है। इसमें जो लार्वा है वो एग प्रोड्यूस करता है। देखिए, इसमें लार्वा एग प्रोड्यूस करेगा। लार्वा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एग, यानी कि लार्वा ही, जो वयस्क अवस्था नहीं होती, शिशु अवस्था होती है इंसेक्ट्स की, तो वो लार्वा एग क्या करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा और एग जो है बिना फर्टिलाइजेशन के नया जीव बना देंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना निषेचन के या बिना युग्मकों के संलयन के। लार्वा एग प्रोड्यूस करेगा और इनमें निषेचन नहीं होगा, ये सीधे ही नया जीवधारी बना देंगे। इसको हम पीडोजेनेसिस कहते हैं और ये इंसेक्ट्स में पाई जाती है। तीसरा है पॉलीएम्ब्रायोनी यानी बहुभ्रूणता। इसमें जो एग होता है फर्टिलाइज्ड होता है, ये एग में, अब ये एग टू एनी होगा और फर्टिलाइज्ड होता है, निषेचित अंडा होता है। इसमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब है विदलन यानी बंटवारा हो जाता है और इसके बंटवारे से जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जिसे जाइगोट भी कह सकते हो, इसके बंटवारे से ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। ब्लास्टोमियर्स बनेंगे और प्रत्येक ब्लास्टोमियर फिर नए जीव में बदल जाता है। अगर 2 बन गए तो 2 जीवों में बन जाएगा, 3 बन गए तो 3 जीवों में बन जाएगा। तो जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो इन्हीं ब्लास्टोमियर से, इसी विधि से क्लीवेज जो है, जाइगोट में क्लीवेज हो जाता है, यानी फर्टिलाइज्ड एग में क्लीवेज हो जाता है। इसी से मनुष्य में जुड़वा बच्चे इसी विधि से उत्पन्न हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक ब्लास्टोमियर से
नया जीव उत्पन्न हो जाता है। इसको हम पॉली एम्ब्रायोनी कहते हैं। ये आर्मेडिलो जो ग्रिडल्ड शेप यानी कि हंसियाकार जो छिपकलियां होती हैं उनमें देखने को मिलता है रेप्टाइल्स में, और ह्यूमन में भी ये देखने को मिलता है। तो आज जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कंप्लीट हुआ कि एनिमल्स में कितने प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ये एनिमल्स कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आप लोगों को कल बताया जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।